सर Who discovered neutron? जेम्स Chadwick. चैडविक। Exactly. J. Chadwick या James Chadwick. Okay. So थॉमसन मॉडल हमें पढ़ना है, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है, और नील बोर्स ने जो एटॉमिक एक मॉडल बार दिया पेज था। नंबर बता दीजिए। पेज नंबर शुरू से लेकर देखो, आई थिंक पेज नंबर 49 है 50 में, पेज नंबर 50 में ना वैलेंसी शुरू होती है। तो वैलेंसी से ऊपर जितना कुछ है सब कुछ पढ़ना है, वैलेंसी नहीं। समझ में आया सबको? यस सर। बेसिकली एटॉमिक मॉडल्स, ये है पोर्शन। चलो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले देखो, भूल जाओ कि तुम लोगों ने अभी तक जो भी एक मन में अपने एटम की पिक्चर सोच कर रखी है ना, भूल जाओ कि एटम कुछ ऐसा है कि बीच में जो कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस है, जैसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उसका चक्कर काट रहे हैं। भूल जाओ, बिकॉज तुम लोग और मैं भी, जैसे इनफैक्ट सब लोग, इनफैक्ट एक्सेप्ट फ्यू साइंटिस्ट जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करते हैं और डिस्कवर करते हैं चीज़ों को, वो अपना डेटा और फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने। फिर हम उसको पढ़ते हैं, फिर हम अपने समझ से जितना भी हमें समझ में आता है, ठीक है, उसको फिर अंडरस्टैंड करके वी ट्राई एंड इम्प्रूव, अपने कुछ इनपुट्स देते हैं। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है, या फिर अज्यूम करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम सच में एक्सपेरिमेंट फिर करते हैं और उस मॉडल को फर्दर इम्प्रूव करते हैं। तो बेसिकली जब एटम कभी डिस्कवर हुआ ही नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अभी नहीं, 18-17 सेंचुरी से नहीं, ये अराउंड सम 500-400 बीसी से ही शुरू हो गया था कि एक महर्षि थे, महर्षि कन्नड़, ठीक है। ये तुम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा होगा, इफ यू रिमेम्बर। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैटर को काटते चले जाओ छोटे छोटे पीसेस में, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तुम फर्दर उसको सब डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उस पार्ट को इसने क्या नाम दिया? एनीवन? मैटर को डिवाइड करते जाओ, एक ऐसा पार्ट आएगा, फिर उसको फर्दर तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं? तुमने सोचोगे सर एटम, एक्चुअली नहीं, परमाणु। सुना है ये वर्ड पहले कभी? यस। अणु तो पता है ना, अणु मतलब किसी लड़की का नाम नहीं है, अणु मतलब एटम, ठीक है। एक्चुअली उसका हिंदी ट्रांसलेशन है परम अणु, मतलब अल्टीमेट पार्टिकल मैटर का, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। फिर आगे ग्रीक के कुछ फिलोसोफर्स थे, डेमोक्रिटस, उसने सबसे पहले एटम वर्ड कॉइन किया था, याद रखना। एटम वर्ड सबसे पहले किसने कॉइन किया था? डेमोक्रिटस, ठीक है। ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर। महर्षि कन्नड़ा और डेमोक्रिटस, ये लोग साइंटिस्ट्स नहीं थे। तो सर ये लोग कौन थे? दीज वर फिलोसोफर्स। फिलोसफी समझते हो? अभी मैं बैठ के तुम लोग को लेक्चर दूंगा ना, कुछ लाइफ लेसन या कुछ एनी अदर टॉपिक पे, तो तुम्हें लगेगा अरे सर लेक्चर दे रहे हो, बट वो काइंड ऑफ फिलोसफी हो जाएगी एक। तो फिलोसफी का कोई प्रूफ नहीं होता है। फिलोसफी बस बातें होती हैं कि लोगों ने वो कोई रास्ता अपनाया, कोई चीज़ या कोई चीज़ को मानकर लाइफ में आगे चले, उनको ये बेनिफिट हुआ या ये नुकसान हुआ, व्हाटएवर, फिर वो एक तरह की फिलोसफी बन जाती है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो बस करके एक्सपीरियंस करना, आई मीन करके उसको एक्सपीरियंस उससे मिलता है लोगों को। ये कोई एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने नहीं कहा था। फिर 17th-18th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली शुरू हुए। किसी एक लेसन को टीचर करना, मैं समझा नहीं अथर्व। किसी एक लेसन को टीच करना मतलब मुझे बता देना। तो फिर जब साइंटिफिक डिस्कवरीज शुरू हुई, तो सबसे पहले कौन थे जिन्होंने एक्चुअली में एटॉमिक मॉडल के बारे कुछ कहा था? हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट? एनीवन हु रिमेंबर?
केमिकल फाउंडेशन को किसने ले किया था, केमिकल साइंस की एकदम बुनियाद को किसने सबसे पहले प्रेजेंट किया था दुनिया के सामने? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फिलोसोफर। हाँ, सर डाल्टन। नहीं, डाल्टन से भी एक पहले थे साइंटिस्ट, एंटोन एल लेवोसियर, नाम सुना है? यस सर। एटम एंड आई मीन atoms and molecules chapter में he actually laid the foundation and he gave two laws. first law तुम्हें पता ही है, conservation of mass, और second था law of constant proportion, याद है? यस सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता ही है कि रिएक्टेंट्स का जितना मास होगा सेम मास प्रोडक्ट्स का भी होगा। ये नहीं कि प्रोडक्ट्स के जो मास होंगे टोटल वो रिएक्टेंट्स के मास से कम हो जाएंगे, ठीक है, वाइस वर्सा। और इसके बेसिस पे फिर डाल्टन ने, हु वाज एक्चुअली अ स्कूल टीचर, कहाँ पे, ब्रिटेन में कहीं, ही वाज अ इंग्लिश पर्सन, उसने फिर अपनी थ्योरी प्रपोज की दुनिया के सामने। और उसकी थ्योरी का सबसे बड़ा फेलियर क्या था? एनीवन रिमेंबर्स? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कोई पूछ दे कल को तुम्हें, सबसे बड़ा फेलियर क्या था उसके थ्योरी का? सर दैट एटम्स सर आर द इंडिविजिबल पार्टिकल्स। एग्जैक्टली सबसे बड़ी गलती उससे ये हो गई कि उसने ये स्टेटमेंट में कह दिया अपने कि एटम्स आर नॉन डिविजिबल, एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम्स आर अनकटेबल। ये फिर फर्दर डिस्कवर हुआ था किससे? प्रोटॉन जब डिस्कवर किया गया था गोल्ड एंड ई गोल्डस्टीन से। सबसे पहले टाइमलाइन याद रखना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नहीं, सबसे पहले क्या डिस्कवर हुआ था? प्रोटॉन, प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ये टाइमलाइन है, ठीक है। तो ये फेल हो गए, इन्होंने तो फाइंड कर दिया, अरे यार एटम तो और भी छोटे पार्टिकल से बना है, ये देखो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज उसका एक हिस्सा है। तो मतलब जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं डिस्कवर होता तो हम माइंड में क्या पिक्चर मान के चलते थे सर इलेक्ट्रॉन के बारे? स्फीयर्स, स्फीयर्स पता है ना सबको? ये सर्कल लग रहा है बट एक्चुअली मैं 3D फीलिंग दे नहीं सकता हूँ तुम्हें, बट अभी के लिए बस मान लो ये दो डिफरेंट एटम्स हैं या तीन, मान लो। एनीवन जिसको याद है स्फीयर की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? मैथ्स में तो अभी पढ़ रहे होगे तुम लोग। मेंसुरेशन चैप्टर, स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है ना? यस सर। बताओ क्या है? सर 4/3 पाई पाई आर क्यूब, एग्जैक्टली। तो एटम्स को स्फीयर की तरह माना जाता था, जो कि एकदम अल्टीमेट पार्टिकल है। अब फर्दर इनका खंडन नहीं हो सकता, फर्दर इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओके, नाउ सबसे पहले, ठीक है, जब प्रोटॉन डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, ठीक है, उसने भी नहीं सोचा कि अच्छा क्योंकि अब इसका मुझे एक छोटा पार्टिकल मिल चुका है, मतलब इसका भी एक हिस्सा मिल चुका है एटम का, तो उसके भी दिमाग में नहीं आया कि अच्छा इसका मॉडल स्फीयर के अलावा कुछ हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब गोल्डस्टीन ने सबसे पहले प्रोटॉन डिस्कवर किया, ही इवन डिड नॉट थिंक कि अच्छा कि प्रोटॉन क्योंकि अब इसका एक छोटा पार्टिकल है, तो मन में फिर क्या चलेगी एक बात कि सर कहीं पे होगा यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, और बाकी जो उसकी शेप थी वो तो थी स्फेरिकल जो हमने मान ली थी। उसने ये भी नहीं सोचा, कॉमन सेंस। ये जब थॉमसन जी आए ना, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, 11th में जाओगे तो पढ़ोगे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। उसने क्या किया कि व्हेन ही फाउंड आउट, व्हाट डिड ही फाउंड, कि इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, होते हैं एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स है ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच कैरी इलेक्ट्रिक करंट। इनके दिमाग में भी कैसा है कि इलेक्ट्रॉन सर उसका एक छोटा हिस्सा है, सिंपल। उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक ट्यूब थी कुछ ऐसी, ठीक है, यहाँ पे एक कैथोड टर्मिनल था, ये कंडक्टर है, ठीक है, बाय द वे, और यहाँ पे एक हॉलो ऐसा पॉजिटिव टर्मिनल था। इसे एक पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया था, काफ़ी हाई वोल्टेज पावर सोर्स थी ये। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज था और ये नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को किस क्या नाम से पुकारते हैं? कैथोड, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज को
ये ट्यूब है, ठीक है, दिस इज अ ट्यूब। और ये जो दो देख रहे हो ना, ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स, कंडक्टर्स होते हैं ये, बेसिकली मेटल्स के बने होते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या बुलाओगे? एनोड। एनोड, ठीक। एनोड, हाँ अथर्व, एनायंस नहीं। अब ये ऐसी वैसी पावर सोर्स नहीं थी, कम से कम नहीं भी तो 30,000 किलो वोल्ट या 50,000 50 kV, इतना हाई वोल्टेज वो अप्लाई करते थे इन दोनों के बीच में। लेकिन हाँ, एक बात का वो ध्यान रखते थे कि पहले इस ट्यूब से पूरी जो हवा, बेसिकली जितने भी पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट होते हैं वो ना रहे इस ट्यूब में। तो बेसिकली यहाँ पे वो क्या लगा देते थे? एक वैक्यूम। वैक्यूम समझते हो ना, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम होता था कि इस ट्यूब को पूरी तरह से क्या कर देना? एम्प्टी कर देना। जरा सोचो, अगर नहीं एम्प्टी करेंगे तो क्या होगा? थिंक। बिना इसे एम्प्टी किए अगर तुम पावर सोर्स को स्विच ऑन कर दोगे तो क्या होगा ट्यूब के अंदर? अरे अपने नेचुरल एक्सपीरियंस से बताओ, क्या देखते हो जब बादल गरजते हैं तो? स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क, यस जिसे हम सर। लाइटनिंग कहते हैं। दैट इज नॉट करंट अथर। देखो, करंट अलग चीज है और इलेक्ट्रिकल स्पार्क अलग चीज है। इलेक्ट्रिकल स्पार्क किसकी वजह से हो रहा है? करंट की वजह से हो रहा है। करंट की बेसिक डेफिनेशन याद रखो। करंट की डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा है करंट की वजह से। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क में होता क्या है एक्चुअली में? जब बादल गरज रहे हैं, बहुत कस के सर थंडरिंग हुई, जैसे ही थंडरिंग होती है, आई मीन तुम्हें लाइट दिखती है, आई कैन बेट तुम में से कुछ लोगों ने ये किया ही होगा, कान बंद कर लेते हो सबसे पहले, क्योंकि तुम्हें लाइट बहुत जोर की दिखी, ब्लू कलर की, वो जो भी है थंडरिंग, तुम कान क्यों बंद कर लेते हो? तुम्हें पता है कि जब वो गरजेंगे बादल बहुत कस के, साउंड का सिग्नल थोड़ा लेट आएगा, राइट? पहले लाइट का सिग्नल तुम्हें दिखेगा, क्योंकि लाइट बहुत स्पीड ट्रैवल करती है, इजंट इट? ये बेसिक चीजें समझ रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. इलेक्ट्रिकल स्पार्क में ये होता है कि जो हवा के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके साथ बहुत बुरा होता है। हवा में वैसे क्या पार्टिकल्स है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऐसा क्या होता है उनके साथ बुरा? ऑक्सीजन का तुम एक एटम ही देख लो, सपोज ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, ये उसके ऑर्बिट्स हैं। अगेन, ये कौन सा मॉडल है? ये मैं आज खत्म करके इसे बता दूंगा तुम्हें। ये अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, उसने ये एटॉमिक मॉडल बताया था कि शेल्स में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, के शेल, एल शेल, एम शेल होते हैं ना, ये पढ़ ही चुके हैं हम। तो ऑक्सीजन है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके? जल्दी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो के एल एम एन कैसे अरेंज करोगे? इनफैक्ट एम की जरूरत पड़ेगी ना, 2,6 में काम हो जाएगा। तो मैं एम को इरेज कर देता हूँ। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। एल में कितने? 6। 2, 3, 4, 5, 6। तो जब बादल, क्लाउड्स जिन्हें कहते हैं, बहुत हाईली चार्ज हो जाते हैं और काफ़ी लो, मतलब काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं ज़मीन के, ग्राउंड के, तो ड्यू टू चार्ज बाय इंडक्शन, दे दे यू से, वो जो एयर भी होती है ना उनके बीच में, क्लाउड और ग्राउंड के बीच में, उसको भी ब्रेक डाउन कर देते हैं। ब्रेक डाउन मतलब उसको भी कंडक्टर बना देते हैं थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। तो क्यों सर? क्योंकि बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ये बादल पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। और ये ग्राउंड है, ग्राउंड जैसे अर्थ कहते हैं, वो यूजुअली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। लेकिन जब बहुत ही चार्ज्ड पार्टिकल अगर तुम किसी अनचार्ज पार्टिकल के नज़दीक ले आओ ना, तो वो पोलराइज हो जाता है। सर पोलराइज क्यों हो जाता है? इसको समझाने के लिए 1 मिनट यहाँ देखो, इस एक्टिविटी को क्लास 8 में पढ़ चुके होगे, वो चार्ज बाय इंडक्शन। अगर नहीं याद आ रहा तो इधर देखो। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, ओह सॉरी,
सो ओहो, ये क्यों हो रहा है ऐसा? जस्ट अ मिनट. Yeah, I think it should work. Read the activity 4.1. उसमें हमें क्या इन्वेस्टिगेट करना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो अपने साथ चार्ज कैरी करते हैं. ये कैसे प्रूव होता है? सबको पता है. अगर अपने सूखे बालों में कंघी लगाओगे और उस कंघी को, उस कोम को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के नज़दीक ले जाओगे, वाई डू यू सी दैट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर आर एक्चुअली being attracted towards the comb? What is the reason? Anyone? ट्राई करो, कम ऑन. 8th में पढ़ा है तुम लोगों ने ये, उस चैप्टर में. क्या नाम था उस चैप्टर का? इलेक्ट्रिक, हाँ, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बताओ. सर क्योंकि उस कॉम में सर इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स हो जाएंगे सर. इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स, थोड़ा आराम से बोलो, चिल हो जाओ, सोच के बोलो. इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स, लैंग्वेज पे ध्यान दो. अथर्व कह रहा है चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. ओके, चार्ज पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं अथर्व. वही हमें बोलना है कि वो कि क्यों छोटे छोटे स्मॉल पीसेस को वो अट्रैक्ट कर रही है कोम्ब अपने तरफ. उसकी वजह क्या है? सर वो ऑपोजिट चार्ज बना लेता है. कौन ऑपोजिट चार्ज में आ जाता है? सर कौन? और वो चार्ज हुआ कैसे? सर बाय रबिंग इट अगेंस्ट. हाँ, तो ऐसे शुरू करो. एग्जैक्टली. व्हेन यू रब ऑब्जेक्ट्स with each other, there is likelihood or there is chance that the objects which are in contact with each other, they might develop charge. Yes. तो और ये अक्सर वैसे ही ऑब्जेक्ट्स के साथ होगा जो क्या होंगे, कंडक्टर होंगे या इंसुलेटर्स होंगे? बताओ. सर कंडक्टर. कि चार्ज हुआ है. ठीक है, कंडक्टर में एक्चुअली एक प्रॉब्लम है. पता क्या? कंडक्टर्स में वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बहुत जल्दी, बिकॉज कंडक्टर इजीली अलाउ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए. अगर तुम इंसुलेटर के साथ करोगे ना ये एक्सपेरिमेंट रबिंग वाला, तो इंसुलेटर्स में क्या होता है कि चार्ज एक जगह डिपॉजिट हो जाता है, एक पर्टिकुलर जगह पे, उसके सरफेस पे. वो इधर उधर चार्ज घूम नहीं पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, बिकॉज क्या इंसुलेटर्स अलाउ करेंगे चार्ज को अपने थ्रू पास होने के लिए? नहीं. वही तो उनकी बेसिक प्रॉपर्टी. तो व्हेन वी रब insulators with each other, ठीक है, they are likely to develop a charge. ठीक. एक छोटा सा वीडियो देखो तुम लोग. टिंसल पता है किसे कहते हैं? छोटे छोटे स्पार्कल्स बनते हैं उससे क्रिसमस ट्री में सजाने के लिए. ये दिख रहा है छोटी सी कर्सर, दिख रहा है मेरा सबको? यस सर. यस सर. ये सर. ये टिंसल्स हैं. टिंसल्स मतलब इससे स्पार्कल के पार्टिकल्स बनते हैं. ठीक है. और वो हीलियम फिल्ड बलून है. बलून दिख रहा है सिल्वर कलर का? यस सर. ठीक. एंड दिस, चलो मैं प्ले कर देता हूँ, सबको दिख जाएगा. दैट्स हैंगिंग टिंसल. छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं वो. हीलियम फिल्ड कंडक्टिंग बलून. कंडक्टिंग क्यों है बलून? क्योंकि उस बलून की जो आउटर वो है स्ट्रक्चर, दैट इज अ कंडक्टर. फिर इट्स अ ग्लास रॉड एंड देन वी हैव अ रबर रॉड. ठीक है. और वो वाइट वाली जो चीज़ है रैबिट फर है. ठीक है. Now this person, what he'll do is he's taking the glass rod, rubbing it with the rabbit fur. उसने बताओ क्यों टेंसिल को छुआ? एनीवन? ताकि अगर टेंसिल में कहीं भी चार्ज हो. चार्ज क्यों होगा? मान लो कि रबिंग हुई है उस टेंसिल की किसी इंसुलेटर के साथ. अब वो उसे टच कर रहा है. ह्यूमन बॉडी तो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर्स के मामले. तो क्या होगा? वो चार्ज इसकी बॉडी के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा. मतलब वो टच उससे इसलिए कर रहा है ताकि अगर थोड़ा सा भी चार्ज है टेंसिल में तो उसकी बॉडी के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा, ताकि टेंसिल जीरो चार्ज में आ जाए. ठीक है. इसलिए उसने टच किया उसे. अब देखो, रैबिट फर एक इंसुलेटर है, वो भी इंसुलेटर है, ग्लास रॉड. ही इज रबिंग. देखो क्या हुआ टेंसिल्स के साथ. क्या उसने टेंसिल को टच भी किया ग्लास रॉड के साथ?
बताओ। नो सर। नो नो सर। अब सर। भी No, वो sir. ऐसे बिहेव कर रहे हैं, क्यों? चार्ज बाय इंडक्शन। अब वो उसने वो कौन सा रॉड था? रबर रॉड। हाँ, नाउ ही इज Rubber. रबिंग द रबर रॉड विद द रैबिट फर। नाउ द टेंसिल्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रबर रॉड। ठीक है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जब उसने ग्लास रॉड को रब किया ना रैबिट फर से, तो ग्लास रॉड एक्चुअली डेवलप्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को टिंसल की तरफ जब ले गया ना, टिंसल तो पहले उनका कोई चार्ज नहीं था क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले टिंसल को टच किया था। तो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को जब वो ले गया उसके करीब, देन व्हाट हैपेंड कि टिंसल्स एक्चुअली स्टार्ट डेवलपिंग चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। वो 1 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा अभी। बट रबर रॉड को देखो, फिर वो टच कर रहा था कि डिस्चार्ज हो जाए टिंसल। रबर रॉड ने ऑपोजिट चार्ज किया था डेवलप, नेगेटिव, तभी वो अट्रैक्टेड फील हो रहे थे। लेकिन अब देखो रबर रॉड के साथ वो कैसे बिहेव कर रहे हैं? रिपल्शन शो कर रहे हैं, अट्रैक्शन शो कर रहे हैं? Attraction. पहले क्या शो कर रहे थे? पहले Attraction. एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि पहले ग्लास रॉड को पहले करीब लाया गया था टिंसल के, तो ग्लास रॉड की वजह से, ठीक है मैं बताऊंगा एक थ्योरी में अभी। तो अब वो रिपल्शन शो कर रहे हैं, लेकिन अब ग्लास रॉड को लेकर आएगा तो अट्रैक्शन फील करेंगे वो। ठीक है, ये सिंपल था। अब देखना हीलियम बलून के साथ क्या होगा। डिस्चार्ज कर दिया उसने, ठीक है। उसने टच किया ना, सबने देखा, फिर टच किया। इस प्रोसेस को कहते हैं चार्ज बाय एनीवन। 3 तरह के मेथड्स होते हैं चार्ज करने के, एक चार्ज बाय इंडक्शन, एक चार्ज बाय कंडक्शन, और चलो भूल रहे हो तो अभी के लिए ये 2। हाँ बोलो, अर्थिंग। क्या कह रहे हो तनुष्का? सर अर्थिंग। अर्थिंग, हाँ कह सकते हो, गुड। कन्वेंशन नहीं होता है, चार्ज बाय कन्वेंशन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसने टच किया तो चार्ज बाय कंडक्शन की वजह से हीलियम। तुम खुद बताओ, जब वो चार्ज करे ग्लास रॉड को, मान लो ग्लास रॉड ने पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया और वो टच करेगा बलून को, तो बलून भी कौन सा चार्ज डेवलप कर लेगा? पॉजिटिव। गुड, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब देखना होगा क्या, ये क्यों रिपेल कर रहा है? थिंक। सर क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। सिंपल। एंड लाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट नहीं करते हैं, लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं। अच्छा अच्छा, ओके अथर, यही थी एक्टिविटी, सिंपल। तो इस एक्टिविटी से देखो प्रूफ क्या हुआ कि एटम्स जो हैं, ठीक है, वो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से बने, एंड दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर चार्ज्ड इन नेचर। ठीक है, ओके। तो चार्ज बाय इंडक्शन से देखो मैं यही कहना चाह रहा था, इसको प्लीज याद रखो, बहुत सिंपल सी चीज है। ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज, एक मिनट, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, स्फीयर, इसको एक इंसुलेटर स्टैंड पे रखा है, ये अभी न्यूट्रल है, जीरो चार्ज है इसके पास। ठीक है, जीरो चार्ज। एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर को तुम लेकर आ जाओगे ना इसके करीब, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये जीरो चार्ज स्फीयर पोलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलराइज। इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा वक्त इस साइड बिताने लग जाएंगे। ठीक है, पोलराइज यस। हो गया। अब तुम इसे अर्थिंग कर दोगे, अगर अर्थ का वो पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, तो ये जितना भी एक्सेसिव पॉजिटिव वोल्टेज है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। खैर, अर्थिंग क्यों करना, यहाँ पे मैं यही तुम्हें बताना चाह रहा था, जब तुमने कोम को रब किया तो तुम्हारी कोम चार्ज हो गई। ये मान लो पेपर है, पेपर बेचारा हो गया पोलराइज। क्या हो गया? पोलराइज। तो पेपर फेल्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कोम ड्यू टू चार्ज बाय, क्या कांटेक्ट हुआ कोम और पेपर का? पहले नहीं हुआ था, पहले लेकर आते ना कोम को पेपर के ऊपर, फिर वो
अट्रैक्टेड फील करते हैं ड्यू टू चार्ज बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब जब उसमें कांटेक्ट नहीं होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। तो इससे बेसिकली यही प्रूव हुआ कि मैटर चार्ज पार्टिकल से बना है, तो पक्का सर वो डिविजिबल होना चाहिए और उसके छोटे छोटे और पार्टिकल्स होने चाहिए। तो यही बेसिक थ्योरी है। उसके बाद ये तुम पढ़ ही चुके हो गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर किया था और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं और इनका मास का रिलेशन क्या है, ठीक है। सबसे हल्का है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काफ़ी भारी है, 1836 टाइम्स, काफ़ी भारी हैं, 1836 गुना भारी हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन का वेट मान लो 1 kg है, एक इलेक्ट्रॉन का वेट है 1 kg, तो एक प्रोटॉन का कितना होगा वेट, 1836 kg, इतना भारी है, ठीक है। ओके, फर्दर सेम न्यूट्रॉन का भी यही मास है, पता है ना सबको, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑलमोस्ट सेम मास है उनका, बहुत भारी होते हैं। नाउ सो हमें पता चल गया, ठीक है, क्या कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। अब ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये जो पूरा चैप्टर है मोस्टली इसका 90% हिस्सा इसी बात के पीछे ये चैप्टर बन गया कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है ना, वो अरेंज्ड कैसे हैं उस एटम में। अरेंजमेंट समझते हो? तुम्हारी क्लास में कैसे बैठते हैं स्टूडेंट्स, मान लो यहाँ एक बेंच है, फिर यहाँ एक बेंच है, यहाँ पे एक बेंच है, वो बेंचेस या तो कॉलम्स में ऐसे अरेंज्ड हो सकते हैं, अरेंजमेंट समझते हो ना सब लोग, अरेंज करना ऑब्जेक्ट्स को कैसे, यस ठीक है। या तो फिर कुछ और भी अरेंजमेंट हो सकती है, कुछ इस तरह की अरेंजमेंट हो सकती है, मतलब कॉलम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, रोज कम है। मान लो जो स्टडी हॉल है काफ़ी लंबा है rather than ब्रॉड, तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट हो सकती है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग वही एक्सप्लोर करते हैं कि एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चार्ज पार्टिकल्स के साथ पता क्या होगा, ये बेचारा बच्चा, इसको एक झूले में बिठा दिया था, इसके बाल खड़े हो गए सर के, क्योंकि वो जो झूला था वो पता किस पार्टिकल का बना हुआ था, एक क्या कंडक्टर या इंसुलेटर, और ये स्लाइड वाला झूला है, ठीक है। वो स्लाइड करता हुआ आया तो झूले और उसके बीच में क्या हुई, रबिंग हुई, फ्रिक्शन हुई, और फ्रिक्शन के चलते चार्ज ट्रांसफर हो गया। अब इसकी बॉडी से झूले में हुआ या बॉडी इसके झूले से इसकी बॉडी में हुआ वो नहीं पता, बट चार्ज ट्रांसफर जरूर हुआ है। तो देख रहे हो उसके बाल क्यों खड़े हो गए हैं और ये बाल तभी खड़े होंगे जब कोई उससे हाथ बढ़ाएगा लेने के लिए, क्योंकि जो हाथ बढ़ा रहा है वो चार्ज नहीं है, ये बच्चा चार्ज हो गया है बिकॉज ही वेंट डाउन द स्लाइड, ठीक है। यस चलो आगे, जस्ट अ मिनट। या सो सर कभी कभार होता है ना सर, जब मतलब ऐसे चार्ज होती है बॉडी, तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज को छूते तो आपको करंट लगता है, विच इज मैटर। आप किसी हाँ मेटल को छूते हो बेसिकली, तो आपको व्हेन एक यू आर छोटे चार्ज। हाँ थोड़ा सा सेंसेशन होता है करंट का, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, राइट। यस सर। तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? नो सर सर वो ये आस्क कर रहा था कि होता है ना ऐसे, तो मतलब हाँ, अगर कोई पूछ दे एग्जाम में क्यों होता है तो उसका आंसर याद रखना, इट इज ड्यू टू विच इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे। ये देखो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है इसका आंसर, फर्स्ट पेज में ही, इट इज ड्यू टू, याद रखना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या आंसर लिखोगे? स्टैटिक। पेज नंबर, आई थिंक ये जो भी है फर्स्ट पेज नंबर, यहाँ पे पैरा पढ़ो तो जरा, कहाँ गया वो पैराग्राफ, एक मिनट। हाँ, वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दिख रहा है सबको, दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances। जब अपने दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया तो कुछ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हुआ, और वो क्या हुआ, एटम उठ के ट्रांसफर हो गया। एटम को पहले अभी तक क्या सोचा था इन्होंने, स्फीयर, अरे भाई स्फीयर उठ के दूसरे जगह चल जाएगा तो
उसका हिस्सा चले जाए। आई मीन मैं आज फोन को रगड़े जाऊं, अपने हाथों में रगड़े जाऊं, 10 साल बाद तो ये फोन पतला हो जाएगा, डोंट यू थिंक? क्योंकि इसके एटम्स उठ के मेरे हाथ में आ रहे हैं, मेरा हाथ पतला हो जाएगा, मान लो कुछ ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं होता है। मेरे हाथ के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स या तो फोन में ट्रांसफर हो सकते हैं, या तो फोन के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स मेरे हाथ में ट्रांसफर हो सकते हैं। सो इट इज नॉट द एक्चुअल एटम जो उठ के आ रहा है इधर से उधर, इट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम्स व्हिच आर ट्रांसफरिंग। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट कॉज करते हैं, राइट? ये पता ही है। नेक्स्ट जे थॉमसन ने देखो क्या मॉडल प्रपोज किया। जरा सोचो तुम लोग एक बात, ठीक है, जस्ट हैव अ चैट ऑन दिस कि तुमने पार्टिकल्स डिस्कवर कर लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, पहली क्या अरेंजमेंट आएगी तुम्हारे दिमाग में कि वो कैसे अरेंज्ड होंगे? एक स्फीयर जो एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड होंगे? जगह जगह ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सोच सकता है कोई? नहीं समझे? एक एटम को अब तक क्या मानते आ रहे थे? स्फीयर की तरह, Yes, sir. जो इंडिविजिबल है, इसका कोई और पार्ट नहीं है फर्दर। लेकिन सर आई एम सो सॉरी, अब तो डिस्कवर हो चुका है क्या? इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन्स को वो कैसे मान रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को वो एम्बेडेड मान रहे हैं, इस जड़े हुए हैं। एम्बेडेड समझते हो? स्टडेड, स्टडेड वर्ड नहीं सुना कभी? सर सुना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ख्याल इसके दिमाग में आया था, जे थॉमसन। ही वाज एक्चुअली अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, और ब्रिटेन में सबसे इनका फेवरेट डेजर्ट होता था। डेजर्ट समझते हो ना, मीठा खाते हैं, मीठा। इनका फेवरेट डेजर्ट होता था प्लम पुडिंग, ठीक है। प्लम, किशमिश या जो भी स्वीट चीज़ होती थी, इट वाज embedded in the pudding which was also sweet, something like this. रेजिन्स तो समझते होंगे, किशमिश जिसे कहते हैं। तो उसने फिर तो उसके दिमाग में आया ख्याल, यार जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, कुछ इसी तरह से एम्बेडेड होंगे। किसमें? इस स्फीयर ऑफ एटम में। तुम खुद याद करो, थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, क्या उससे पहले प्रोटॉन हो चुका था डिस्कवर या नहीं हुआ था? टाइम याद करो। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया थॉमसन ने, क्या प्रोटॉन डिस्कवर हो चुका था या नहीं हुआ था? सर हो चुका था। एग्जैक्टली हो चुका था। तो उसने सोचा कि ये जो प्लम्स है ना, ये किसको रिजेंबल करते हैं? इलेक्ट्रॉन को, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये इसने फाइंड आउट कर लिया था कैरेक्टर कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। कैसे किया था ये डिटेल में 11th में पढ़ोगे, अभी रहने दो। और क्योंकि उसको पता है कि प्रोटॉन्स डिस्कवर हो चुके हैं, तो उसने बोला कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पुडिंग में ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एज प्लम्स। तो जब भी हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, उसने पता क्या सोचा कि ये प्लम्स उठकर निकल जाते हैं, किससे? पुडिंग से। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देते हैं एटम को, चले जाते हैं। किसके इन्फ्लुएंस में, किसके अधीन में? इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो। ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, यही मैं कह रहा था 11th में डिटेल में पढ़ोगे। इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहाँ गया वो डायग्राम? जस्ट अ मिनट। या ये कैथोड रे ट्यूब दिख रहा है ना सबको? तो जब उसने हाई वोल्टेज अप्लाई किया ना, कैथोड से एकदम बहुत तेज धारा निकली, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले। और क्योंकि एनोड में एक होल बना हुआ था, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पास कर गए और इस स्क्रीन में उन्होंने हिट किया। और ये ऐसी वैसी स्क्रीन नहीं थी, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी। फ्लोरोसेंट स्क्रीन उसे कहते हैं सर, जिसमें जब इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं ना, तो सिंटिलेटिंग इफेक्ट देते हैं। सिंटिलेटिंग इफेक्ट मतलब थोड़ी देर के लिए वो स्पॉट चमक जाता है, एक एक, समझ रहे हो ना, माने एक शाइननेस सी आ जाती है थोड़ी देर के लिए, फिर वो गायब हो जाता है। तो उसने सर कैसे, मेन मुद्दा क्या है, उसने कैसे सर फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं? एग्जैक्टली उसने पता क्या किया, फिर यहाँ पे दो प्लेट्स लगा दिए मेटल के, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। जल्दी से बताओ, कॉमन सेंस, अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं स्क्रीन को, तो ये किस प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे? पॉजिटिव। तो
एग्जैक्टली तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए डिफ्लेक्ट। क्या हो गए? डिफ्लेक्शन उसको दिखी। वो यहीं पे नहीं रुका, तो इससे तो एक उसको एक आइडिया मिला, ठीक है मैं जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ सही है कि हाँ ये नेगेटिवली चार्ज तो लग रहे हैं अभी तक। वो अभी भी नहीं रुका। देन व्हाट ही डिड, ही ब्रॉट अ मैग्नेट जिसके साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं। मैग्नेट कुछ ऐसे प्लेस किया था उसने, कुछ इस तरह से, जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ था और साउथ पोल इस तरफ। अब अगेन ये अभी तुम लोग नहीं समझोगे कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल कैसे बिहेव करते हैं। ये थ्योरी एकदम अलग लेवल की है, ठीक है, साइंस लोगे 11th-12 में तब सीखोगे। इसमें भी डिफ्लेक्शन उसको शो हुई इस तरह कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ इसका नेगेटिवली चार्ज नेचर कंफर्म हो गया कि मैंने जो पार्टिकल्स डिस्कवर किए वो नेगेटिवली चार्ज है, एंड हेंस ही नेम देम इलेक्ट्रॉन। और उसको फिर कैसे अरेंजमेंट उसने सोची, प्लम पुडिंग मॉडल, याद रहेगा, दिस इज द प्लम पुडिंग मॉडल ही थॉट अबाउट। तो वो जो स्फीयर है वो खुद पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन किसका रोल निभा रहे हैं, प्लम का या पुडिंग का? प्लम। प्लम का। इसको इसने इससे भी रिजेंबल किया, वाटरमेलन। ठीक है, दो एनालॉजीज आते हैं। एनालॉजीज मतलब, एनालॉजी समझते हो, सिमिलर कहानी टाइप से, मतलब प्लम पुडिंग के सिमिलरली वाटरमेलन का मॉडल भी मैच कर रहा था। जब वाटरमेलन सबने खाया होगा, वो जो लाल हिस्सा होता है, रेड पार्ट जो तुम एक्चुअली खाते हो, दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द सीड्स एम्बेडेड इन इट आर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. ग्रेट। नाउ क्योंकि प्रोटॉन डिस्कवर हो चुका था, उसने देखो और एक रिजल्ट दिया अपनी थ्योरी में। चेक दिस आउट, ये उसके प्रपोजल्स। सो सॉरी, पहला पढ़ो सब लोग। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ, ठीक है, उसने बोला जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसमें जड़े हुए हैं, एम्बेडेड हैं। ये क्लियर है? ये इसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। इलेक्ट्रॉन उसने डिस्कवर किया और फिर उसने सोचा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं, एम्बेडेड हैं, लाइक अ प्लम पुडिंग और लाइक अ वाटरमेलन मॉडल। सेकेंड इसका जरा ऑब्जर्वेशन पढ़ो सब लोग। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्योंकि उसको पता था प्रोटॉन्स डिस्कवर हो चुके हैं, तो इक्वल नंबर में होने चाहिए। इक्वल नंबर में होने की वजह से एज अ होल इलेक्ट्रॉन, सॉरी एज अ होल एटम क्या रहेगा, न्यूट्रल। ये सिंपल है। Yes, sir. सेकेंड पॉइंट समझ में आया सबको? Yes, sir. सिर्फ सूची को आ रहा है समझ में, एनी नो अदर पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग। याद रखना बेटा, संडे टेस्ट है इसका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। और जो मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा इट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। मैं कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड पे क्वेश्चन बना के आई कैन गिव दैट ऑन द ऑब्जेक्टिव पेपर। हाँ अथर्व, इसी चैप्टर का, बट नॉट कंप्लीट चैप्टर, ओनली टिल पेज 50। वैलेंसी के ऊपर जो भी है वो पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखना, मैं पूछ सकता हूँ व्हाट वर द टू proposed statements of थॉमसन। तो उसने अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये दो क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए। फिर आए रदरफोर्ड भाई साहब इन द ईयर, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर इन विच ईयर, आगे उनके बारे में एक छोटे से कॉलम में लिखा है। व्हाट ही डिड इज, इसके एक्सपेरिमेंट को बहुत फेमसली कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? Alpha particles. स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके मॉडल को पहले समझने के लिए अल्फा पार्टिकल जल्दी से समझते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय अल्फा पार्टिकल? जल्दी से बताओ। हीलियम एटम, एटॉमिक नंबर कितना है उसका? हीलियम, हीलियम 2. 2, गुड। तो एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं? यहाँ ग्रीन बॉक्स में लिखते हैं या रेड बॉक्स में लिखते हैं? ग्रीन बॉक्स। गुड। तो यहाँ पे मैंने सॉरी 2 लिख दिया। ओहो, मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ। 2 लिख दिया और यहाँ पे 4 क्या इंडिकेट करता है, जल्दी बताओ। सर एटॉमिक मास नंबर। गुड। ये और ये 4 एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होती है? सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए? सर न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनका सम, नंबर ऑफ उनका सम एटॉमिक मास बताता मैं, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले समझना। अल्फा पार्टिकल इज चार्ज्ड हीलियम एटम। क्या है वो? चार्ज्ड हीलियम एटम। तो जब हीलियम का एक कैसा एटम, न्यूट्रल एटम, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, ठीक है, बताओ 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो क्या चार्ज डेवलप कर लेगा ये? जल्दी बताओ। सर पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव? +1 +2 +3 +2। +2, गुड, +2। याद रखना, इसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल। याद रहेगा सबको? तो अल्फा पार्टिकल और नॉर्मल हीलियम एटम में क्या फर्क है सर? इसमें भी सर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं जो एक नॉर्मल हीलियम एटम्स में होते हैं, बट बेचारे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों के दोनों चले गए ना छोड़ के इसे, तभी तो +2 चार्ज इसने डेवलप कर लिया। इज दिस क्लियर? अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, सबको क्लियर है? यस सर। Yes, ऑल sir. राइट, गुड। तो कुछ पिक्चर इस तरह से बनेगी। ये है तुम्हारा, मान लो, न्यूक्लियस। ओह नो, ये दोनों ब्लू पेन हो गए, जस्ट अ मिनट। और ये है तुम्हारा फर्स्ट शेल, जैसे के शेल कहते हैं। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2। अब बेचारे के 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के चले गए इसे, तो ये भाई सब कुछ ऐसे नहीं दिखेंगे, ये ऐसे दिखेंगे बस। अब थोड़ा इसे और अच्छे से मैं डिटेल में बताऊं तो इसके देखो 2 ग्रीन डॉट्स जो बनाए मैंने न्यूक्लियस में, वो 2 ग्रीन डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटॉन, और वो भी तो हैं इसके पास, क्या? न्यूट्रॉन। सबको पता है एक प्रोटॉन के मास को क्या कहते हैं? 1U। सब भूल गए ना तुम लोग? 1U मतलब क्या होता है? याद रखो, 1U 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻, क्या था, कितना kg? -27 तो नहीं था, -27 ग्राम था आई थिंक। 24. 24 भी नहीं था, 23। 23 था आई थिंक। ओहो, जस्ट अ मिनट। 23, ऑल राइट, ठीक है। 1U बहुत 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 कम मास होता है, ठीक है। तो याद रखना, ये जो अल्फा पार्टिकल है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, इसका भी क्या था मास? आई मीन जो एक नॉर्मल हीलियम एटम का था 4U, इसका भी 4U है, राइट? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स के मास को कंसिडर नहीं करते हैं, पता ही होगा सबको, बहुत नेग्लिजिबल होता है उनका मास, राइट? Yes, sir. यस सर। ओके, सो सर देखो वो 27 kg है सर 1U का। श्योर? यस सर। और मैंने लिखा नहीं क्या? 24 है, 27 है? सर 24 ग्राम है, 27 kg है। ग्राम है तो उसको केजी में करने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ठीक है, ऑल राइट। फिर इसने किया क्या, रदरफोर्ड ने? इसने एक सोर्स पहले जुगाड़ किया। सोर्स मतलब एक ऐसी चीज जो कंटिन्यूसली अल्फा पार्टिकल को, जैसे गन नहीं फायर करते हैं वैसे अल्फा पार्टिकल को फायर करते रहे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही नीडेड अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। सॉरी। सो उसने डिजाइन करने, सीरियसली so he selected a gold foil because he wanted a thin layer as possible. क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि गोल्ड फॉइल उसने क्यों चूज किया, कोई दूसरा मेटल क्यों नहीं चूज किया? तो क्या रीजन है? डू यू नो? 10th में इसका रीजन पढ़ते हो, बट मैं तुम्हें अभी बता दूं। मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है, डू यू नो, मेलेबल होते हैं मेटल, और डक्टाइल भी होते हैं। याद आ रहा है कुछ कुछ? मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर क्लास 8? नहीं सर, मैं तो सब भूल गया।
डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स को तुम वायर का रूप दे सकते हो, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है दैट यू कैन बीट द मेटल एंड फॉर्म थिन शीट्स। Yes, sir. ठीक है, तो थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल, शीट वो बिल्कुल कह रहा है, मतलब फॉयल क्या है, बहुत पतली सी शीट ही है, समझ ही रहे हो। तो गोल्ड, रीजन ये है याद रखना, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स, याद रहेगा रीजन। सारे ही मेटल्स मेलेबल है लेकिन गोल्ड और सिल्वर कुछ ज्यादा ही मेलेबल है। तुम उंगली से भी ऐसे प्रेशर लगाओगे ना, फट वो पिचक जाएगा और काफी पतला हो जाएगा वो, सिर्फ तुम्हारी उंगलियों के फोर्स की वजह से। प्योर गोल्ड की बात कर रहा हूँ, 24 कैरेट। रीजन क्लियर है सबको, वाई ही टुक गोल्ड फॉयल नॉट एनी अदर मेटल, क्योंकि गोल्ड भी मेटल है। रीजन इज गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल मेटल, सो वी कैन इजिली फॉर्म अ थिन, वेरी थिन शीट। उस थिन शीट को फॉयल कह रहे हैं। और ये इतनी थिन थी, देखो इतनी थिन थी कि 1000 एटम थिक थी। मान लो ये कुछ ऐसी शीट है, ठीक है, थिकनेस की बात हो रही है, मतलब ये देखो लेंथ ब्रेथ की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये जो लेंथ है, ये जो हाइट है, इसकी बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसकी ये ग्रीन सा जो है ना, कितनी थी थिकनेस? 1000 एटम लाइन से सजा के रखोगे ना, 1000, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 1000, इतनी थिकनेस थी। सर इतना पतला इन्होंने बनाया कैसे फॉयल? ठीक है, जैसे भी बनाया, अभी वो रिसर्च नहीं करना है। अब इन्होंने क्या किया, वो जो सोर्स था ना अल्फा पार्टिकल था, एकदम फायर किया इस पे। ये मान लो ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल का, फायर किया इन्होंने, मस्त एकदम पतली सी बीम निकली। और अल्फा पार्टिकल्स हैं क्या, याद रखना, चार्ज्ड हीलियम एटम, मत भूलना इसे, ठीक है। नाउ चार्ज हीलियम एटम्स, जल्दी बताओ क्या चार्ज है इसका, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। दिख ही रहा है Positive. पॉजिटिव, ठीक है। जब ये अल्फा पार्टिकल की स्ट्रीम एक गोल्ड एटम, गोल्ड एटम क्यों, क्योंकि फॉयल गोल्ड का है, गोल्ड एटम को हिट करेगा। अब सुनो ध्यान से, रदरफोर्ड के दिमाग में क्या चल रहा है? रदरफोर्ड के दिमाग में चल रहा है थॉमसन का मॉडल, राइट। थॉमसन के मॉडल में उसने क्या कहा कि एक प्लम पुडिंग जिसमें स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है जगह जगह नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने पता क्या सोचा रदरफोर्ड ने, जब मैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बीम पास कराऊंगा ना इससे, तो वो थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट होंगे। क्यों डिफ्लेक्ट होंगे? क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज्ड, सॉरी ये स्फीयर है ना, ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और उसमें जगह जगह ऐसे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, जैसे किशमिश ने छिड़क दिया किसी ने, वैसे एम्बेडेड है। तो जब तुम अल्फा पार्टिकल फायर करोगे जो कि अपने में भी पॉजिटिवली चार्ज को समेटे हुए है, तो वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी, हल्की सी डिफ्लेक्ट, मतलब अपना ओरिजिनल पाथ चेंज कर देना, रास्ता थोड़ा मोड़ लेना, ठीक है। उसने ये सोच के एक्सपेरिमेंट किया, अगर ये ऑब्जर्वेशन मिल जाती कि ओके द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टिंग, माइनर वे से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन मिल जाती, तो रदरफोर्ड कहता ठीक है, जो थॉमसन भाई साहब ने मॉडल प्रपोज किया वही सही है। बट टू हिज सरप्राइज व्हाट ही फाउंड, उसने मोर देन 90 डिग्री वाली डिफ्लेक्शंस भी देखी। 90 डिग्री तो समझ रहे हो ना, राइट एंगल। Yes, sir. 90 डिग्री छोड़ो, मोर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्शंस भी उसने ऑब्जर्व की। वो भी कम नहीं था, हाँ, उसने 180 डिग्री वाली डिफ्लेक्शन भी ऑब्जर्व की। तो दीज वर द सरप्राइजिंग रिजल्ट्स। ध्यान से पढ़ो, ये फर्स्ट अल्फा पार्टिकल्स, ये तो पता ही है, बता चुके हैं, डबली चार्ज हीलियम आयंस, ठीक है, दे हैव अ मास ऑफ 4u, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैविंग अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्यों आ गई, कोई पूछ दे, याद रखना, जब बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है? जिनके स्कूल में वर्क एनर्जी पावर हो चुका है, हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, राइट। एक पार्टिकल चुपचाप बैठा है किसी जगह तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, जीरो काइनेटिक एनर्जी। जैसे वो हरकत में आ गया, मोशन में आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। दैट्स वाई उसकी एनर्जी ज्यादा है मूविंग अल्फा पार्टिकल की। तो बस इस तरह से समझ लो कि बुलेट्स फायर कर रहे हैं, ठीक है, किस पे? गोल्ड फॉइल पे, जो कि बहुत पतला है, काफी पतला है, ठीक है।
और बुलेट्स बहुत ही, एक मिनट, सो सॉरी, बुलेट्स काफ़ी स्पीड में आ रही हैं, काफ़ी स्पीड में। तुम खुद ज़रा सोचो, मतलब इसको रियल वर्ल्ड में ज़रा सोचो, तुमने किसी पे आई मीन चलो ये नहीं, मान लो किसी ने फायर किया, ठीक है, बुलेट को फायर किया। वैसे बाय द वे बुलेट पता अलग अलग साइजेस में आती हैं, डू यू नो Yes, sir. दैट? Yes, sir. शेलिंग वर्ड कभी सुना है तुम लोगों ने? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाकों में ना शेलिंग होती है। शेलिंग कभी वर्ड न्यूज़ में नहीं सुना? कभी कभी शेलिंग्स हो जाती है। शेलिंग्स मतलब बहुत बड़े बड़े बुलेट्स वो फायर करते हैं, इतने बड़े कि वो अगर किसी घर पे गिर गई ना, उसको शेल कहते हैं, उसको बुलेट नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? शेल। वो कम से कम 20 इंच 30 इंच की होती है एक बड़ी बुलेट। अगेन मैं बुलेट नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा उसे? शेल कहूँगा। शेल कभी नहीं सुना? चलो कोई नहीं। No, sir. छोटी छोटी जो बुलेट्स होती हैं जो नॉर्मल गन्स में होती हैं, वो उनकी लेंथ कम होती है। तो ये कुछ ऐसा है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट, उसने अपने रिजल्ट में भी कहा है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि 15 इंच की मैंने गोली चलाई। ये देखो इसके खुद के वर्ड्स, रदरफोर्ड भैया जी के, पढ़ो इसे ज़रा। इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, दिस रिजल्ट, ओहो सो सॉरी, पढ़ो। दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट as incredible as if you fire a 15-inch shell, मतलब bullet, at a piece of tissue paper and it comes back and hits you, क्योंकि 180 डिग्री डिफ्लेक्शन भी हुई थी। ठीक है, तो दिस वाज द मोमेंट ऑफ सरप्राइज फॉर हिम। ओके, सो ये जल्दी से पढ़ लो। इट वॉज एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्ट किया था उसने? कि अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल से वो एक्सपेक्ट कर रहा है डिफ्लेक्ट करेंगे? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके थे इसके टाइम में। प्रोटॉन्स का पॉजिटिवली चार्ज था और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्ज नेचर था। दोनों की वजह से वो डिफ्लेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन उसे अपनी तरफ खींचना चाहेगा, अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा भटकाना चाहेगा अल्फा पार्टिकल को, और इलेक्ट्रॉन, सॉरी खींचना नहीं चाहेगा, प्रोटॉन उसको अपने से दूर भेजना चाहेगा, क्योंकि हीलियम पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दोनों पॉजिटिवली चार्ज आपस में रिपेल करेंगे और इनके बीच में कैसी इंटरेक्शन होगी? अट्रैक्शन वाली। तो कुल मिला के उसने यही सोचा कि ठीक है, थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शंस देखने को मिलेगी। सिंस अल्फा पार्टिकल्स वर मच हेवियर देन द प्रोटॉन, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। मच हेवियर क्यों? देखो, एक प्रोटॉन का क्या होता है मास? 1u। उसने अल्फा पार्टिकल फायर किए थे, अल्फा पार्टिकल का मास क्या था? 4u। You. 4 टाइम्स हुए ना हैवी। For you. 4 टाइम्स हैवी Yes, होने sir. के साथ साथ बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी से उसको फायर किया गया, जैसे मान लो इक्विवेलेंट टू बुलेट। तो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी बड़ी बड़ी डिफ्लेक्शंस देखने मिलेंगी। सर कितनी बड़ी? ये देखो इतनी बड़ी। इसकी ऑब्जर्वेशंस पढ़ो। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ध्यान से पढ़ो, ये ऑब्जर्वेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल। काफी एकदम सीधे सीधे पास हो गए। सम अल्फा पार्टिकल्स वेरी डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल्स। ठीक है, सम। Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appear to rebound. Rebound मतलब एकदम 180 डिग्री यू टर्न ले लिया। ठीक है, एक्चुअली 11th में जाओगे और सारे ऑब्जर्वेशन बहुत डिटेल में बताएंगे। अभी 9th में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो नहीं बताते हैं लोग। ये भी बताते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्शन शो किया था। मोर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्शन। ये अब सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं जो तुम सोच के बैठे हो अपने माइंड में कि ऐसे बिहेवियर होगा, लेकिन जब एक्चुअल में देखते हो एक्सपेरिमेंट में वैसा नहीं होता है, तो तुम नए कंक्लूजन्स बनाते हो कि यार इसने जो अपने मॉडल में कहा कुछ तो झोल है उसमें, कुछ तो गड़बड़ है, मॉडल इम्प्रूव करना है। तो देखो अब उसने क्या कहा अपने शब्दों में कि मॉडल देखो कैसा होगा। तो हाँ, और एक चीज, मॉडल के ये जो मेन उसके स्टेटमेंट्स हैं, ये देने से पहले उसने सोचा। फर्स्ट क्या था बताओ उसका ऑब्जर्वेशन?
मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट, ठीक है, सम डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, और तीसरा क्या था, 1 in 12,000 क्या हो गए थे, Rebound. रीबाउंड, गुड। जो कि मोस्ट पार्टिकल्स टोटली अनडिफ्लेक्टेड एकदम स्ट्रेट पास हो गए, उसको ये लगा यार एटम काफी खाली जगह है अपने आप में, इतना भरा हुआ नहीं है जो थॉमसन कह के चला गया अपने शब्दों में कि वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन बस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसने सोचा यार एटम तो काफी खाली है, कोई काम वाम इसको है नहीं, किस तरह से इसने ये सोचा। यहाँ एनसीईआरटी बुक में वही गिवन है कि मान लो वॉल है, ठीक है, और तुम पत्थर मार रहे हो उस पर, आंखें तुम्हारी खुली हुई हैं ऑफ कोर्स, 10 पत्थर मारे तो हर बार हर स्ट्राइक में तुम्हें आवाज सुनाई देगी जब पत्थर हिट करेगा वॉल को। लेकिन अब एक ब्लाइंड, मतलब वो क्या फोल्डेड कहते हैं उसे, आंखों में पट्टी बांध देना, Blindfold. ब्लाइंड फोल्ड कर दो किसी बच्चे को एंड उसे कहो कि एक बार्ब्ड वायर, सर ये बार्ब्ड वायर क्या है, अरे यार बाउंड्री वॉल्स में लगती है ना वो कांटे वाली वायर, इसके निकले रहते हैं कुछ तीखे तीखे। यस Yes, सर। sir. एग्जैक्टली तो बार्ब्ड वायर का बहुत बड़ा गुच्छा है मान लो, ठीक है, एक वॉल टाइप से मान लो, और उस ब्लाइंड फोल्डेड बच्चे को कहो यार तुम पत्थर मार उस डायरेक्शन में, ठीक है, उसने 10 पत्थर मारे। यार ऐसा भी तो होगा कि 10 में से मान लो 5-6 बार उसे बिल्कुल आवाज नहीं सुनाई देगी, इसका मतलब द स्टोन डिड नॉट स्ट्रक द वायर बिकॉज इट इज हॉलो इन नेचर, एम्प्टी इन नेचर, सो दैट्स व्हाट ही थॉट। तो देखो फर्स्ट उसका वो क्या था ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि most of the alpha particles passed through the gold foil without getting deflected, right? Second, very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atoms occupies very little space. मैं फिर से repeat कर रहा हूँ इसे, बहुत ही कम, very few मतलब बहुत कम particles deflect हुए थे अपने path से, ऐसे हल्की डिफ्लेक्शन, माइनर डिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं। तो उससे ये कंक्लूड इसने किया कि जो हीलियम अल्फा पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिव नेचर में, पक्का इलेक्ट्रॉन के अंदर भी जो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेस होगा वो स्फीयर की तरह फैला नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा थोड़ी सी जगह पे, ये इसने सोचा। थर्ड पॉस्टुलेट देखो, वो रिबाउंड वाली थ्योरी से जिसको उसने क्या सॉरी रिबाउंड वाली थ्योरी से उसने देखो क्या कंक्लूड किया कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, indicating that all the positive charge and mass of gold atoms were concentrated in a very small volume within the atom. Okay, वो बस काफी छोटा नहीं है पॉजिटिव स्फीयर, बहुत ही छोटा है, और पूरी जो एटम की वॉल्यूम है उस छोटे स्पेस में कॉन्सेंट्रेटेड है। दैट्स व्हाट ही थॉट। इसके पॉस्टुलेट्स सॉरी ये इसके ऑब्जर्वेशंस हो गए। अब उसके बेसिस पे उसने ये डिक्लेयर किया दुनिया के सामने, ये फीचर्स डिक्लेयर किया अपने मॉडल में। पहला फीचर जो उसने डिक्लेयर किया कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एटम, जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम उस न्यूक्लियस में ही रहता है, रिसाइड करता है मतलब, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ये उसका कथन था, ठीक है, कि सर्कुलर पाथ में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है ग्रीन कलर में। And third was the size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom, ठीक है। ये ऑलमोस्ट पता कितना था, 11th में पढ़ोगे, 10 to the power of 5 times। 10 to the power of 5 को तुम अगर हकीकत में लेकर आओगे तो 1 के बाद 5 0, तो ऐसा समझ लो, मैं तो मीटर भी नहीं लिख सकता हूँ, चलो मीटर अगर लिख दो तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा, ये 1,00,000 ना। ऐसा समझ लो तुम्हारे पास एक रेडियस, एक सर्कल है, जरा इमेजिन करके देखना है इसको, ठीक है। इमेजिन करो तुम एक सर्कल को बहुत ऊपर से, अर्थ के ऊपर से देख रहे हो, जिस सर्कल का रेडियस है 100 किलोमीटर्स। दिल्ली भी इतनी बड़ी नहीं है, दिल्ली का भी जो रेडियस है 50 किलोमीटर में दिल्ली खत्म हो जाती है। रेडियस समझ रहे हो ना, एक सर्कल को सोचो, ठीक। Yes, 100 sir. 100 किलोमीटर एक रेडियस सोचो सर्कल का, वो है एटम इतना बड़ा,
तो पता उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस कैसा दिखेगा? बस एक सेंटर, एक पॉइंट की तरह, इतना छोटा है न्यूक्लियस, और पूरा का पूरा जो एटम का मास है उस छोटे से बिंदु पे कॉन्सेंट्रेटेड है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रू। ये एक्चुअली में सच थी इसकी ऑब्जर्वेशन, इसके लिए इसको बहुत क्रेडिट दिया गया था। ही एक्चुअली वॉन नोबेल प्राइज फॉर इट। लेकिन कमी निकल गई इसकी थ्योरी में, जिसे हम ड्रॉबैक्स कहते हैं। कमी यही निकली, उसने जो सर्कुलर ऑर्बिट कह दिया ना कि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, इसको इम्प्रूव किया था किसने? नील बोर ने। क्या इम्प्रूव किया था अभी हम देखेंगे। तो गलती ये निकली कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो करता है, याद करो वो चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ा है, सर्कुलर मोशन में हर पोजीशन पे वेलोसिटी चेंज होती है। यस सर। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी? वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? टेंजेंट ड्रॉ कर दो उस पोजीशन पे। ठीक है, पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई जब पार्टिकल यहाँ पे आया बी पॉइंट पे। तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन भी होगी। और ये एक वो है, क्या कहते हैं, फैक्ट है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा ना, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा ना, वो एनर्जी रेडिएट करेगा, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, ये एक फैक्ट है। ये सब अभी इसका प्रूफ अभी तुम लोग नहीं समझ पाओगे, सब हायर क्लासेस में समझोगे, बट इतना समझ लो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। तो जब वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसकी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी, लूज करने लग जाएगा वो एनर्जी, एंड इट वुड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। मतलब उसका जो ऑर्बिट है सर्कुलर नहीं, ऐसे हौले 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 ऐसे स्पाइरल होके किस में कोलैप्स कर जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये कमी के वजह से बताओ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं उठ गया एटम के स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के ऊपर? नहीं समझे? एटम एज अ स्ट्रक्चर स्टेबल ही नहीं है इसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, जो एक बहुत बड़ी कमी निकली। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब स्पाइरल करके बूम वहां चले जा रहे हैं, कहाँ? न्यूक्लियस में। तो एटम स्टेबल ही नहीं होना चाहिए। अब एटम स्टेबल नहीं है तो तुम्हारे आसपास चीजें कैसे स्थायी रूप से दिखती हैं तुम्हें हमेशा उसी तरह से? वो भी मैटर, फिर जो तुम्हारे आसपास मैटर है वो भी तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए ना स्टेबल फॉर्म में। तो ये एक ड्रॉबैक था। ये समझ में आया सबको? एक हाईली अनस्टेबल पिक्चर कंक्लूड हो गई, इसका एक रिजल्ट निकल गया इसके थ्योरी से, जो इसकी थ्योरी की सबसे बड़ी कमी थी। फिर आते हैं नील्स बोर। बस इसने दो पॉस्टुलेट नहीं, इसने काफी पॉस्टुलेट दिए, बट तुम्हें बीइंग इन 9th ग्रेड बस दो पॉस्टुलेट पढ़ने हैं। फर्स्ट, चेक दिस आउट। इसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन बस ऐसे वैसे कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं, ये देखो सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, और जिसको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का नाम इसने बस दिया, बस एक नाम है, फैंसी सा नेम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, तुम्हारा मन करे सर चलो मान लो के शेल को यहाँ बना लेते हैं, ये डिस्टेंस बहुत प्रिसाइज है नेचर में। ठीक है, जो भी फोर्सेस हैं, जो पूरे यूनिवर्स को जिसने बनाया है, उसने बहुत सोच समझ के शेल, एम शेल, एल शेल सबका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, फिक्स्ड रखा है। कोई भी तुम रैंडम नहीं ले सकते हो रेडियस। तो बस उसको इसने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के नाम से बुलाया, और वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट उसने ये कंक्लूड किया कि जब भी ऐसे डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, चलो डिस्क्रीट याद नहीं रहेगा तो स्पेशल ऑर्बिट्स मान, तुम अपने दिमाग के लिए याद रखना कि इसको कैसे तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे। ऐसे वैसे ऑर्बिट्स नहीं थे, स्पेशल ऑर्बिट्स थे वो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व करेंगे तो दे विल नॉट रेडिएट एनर्जी। ठीक है, अगर वो रेडिएट नहीं करेंगे तो एटम एज अ स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा, राइट? वो स्पाइरल करते करते नहीं कोलाइड कर जाएगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये समझ में आया? नील Yes, बोर्स sir. मॉडल ने ये दो प्रपोजल्स दिए थे। सो आई थिंक ये सबको पता ही है। इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स और शेल्स को एनर्जी लेवल्स, अब पर्यायवाची शब्द हैं सब, एग्जैजरेट वो नहीं होना, ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि यार ये सब क्या क्या नाम है। एनर्जी लेवल्स कह लो,
डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कह लो, ये सब के सब पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स तुम्हारे इजी रिमेम्बरेंस के लिए मैंने क्या वर्ड अभी बोला था, इसको कैसे याद रखो, स्पेशल ऑर्बिट्स। स्पेशल ऑर्बिट। ये तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। के शेल सबसे नजदीक होती है, एल फिर एम फिर एन, दैट्स हाउ इट इज। एंड फाइनली ये जो एन होता है, ये मैंने तुम्हें बताया बट बुक में नहीं लिखा है, एन क्वांटम नंबर होता है शेल का, ठीक है। एंड दैट्स इट। और हाँ, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बहुत सिंपल है, चैडविक पता ही है, उन्होंने डिस्कवर किया था, उसको एन सिंबल से डिनोट करते हैं एंड इट हैज नो चार्ज। और एक क्या चीज़ पता होनी चाहिए न्यूट्रॉन के बारे, कि इसका जो मास होता है ना, वो सेम होता है वो किसके, प्रोटॉन के मास के। प्रोटॉन। और इन्हीं का सम अगर करोगे, किसका, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यही एक्चुअली एटम का मास होता है, ठीक है। जैसे जल्दी से बताओ इसका क्या मास होगा, एल्यूमिनियम, जल्दी बताओ यू के टर्म्स में, यू रिमेम्बर, गूगल ना करना, ऑनेस्टली बताओ, अगर किसी को याद है तो बताओ। सर 27U। 27U एटॉमिक नंबर है इसका सर, 13, 13 को ऑलमोस्ट डबल लेंगे तो 26, 26 नहीं था क्या इसका, 27 था, डू यू रिमेम्बर? गेस मार रहे हो मानसविन या श्योर शॉट? नहीं सर, थोड़ा सा है सर 27 थोड़ा सर, सा, क्योंकि आपने थोड़े लिखवाए थे ना साइड में। कुछ कुछ एक्सेप्शन लिखाई थी जो अपना डबल वाला रूल 27 फॉलो नहीं करते यस सर, हैं। 27U ही है। तो 27U में याद रखना 13 तो प्रोटॉन्स हो गए और बाकी के 14 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। बेसिकली इनका ही सम क्या बनाता है, टोटल मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम। किसी को कोई डाउट जाने से पहले? नो सर। इम्प्रूवमेंट्स याद रखना, जे थॉमसन के मॉडल में जो कमी रह गई थी उसको कैसे इम्प्रूव किया था, किसने, रदरफोर्ड ने। जो स्फीयर था पॉजिटिवली चार्ज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड, वो वैसा नहीं था, वो पॉजिटिवली चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड था छोटी जगह में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जैसे इम्बेडेड नहीं थे, जड़े हुए नहीं थे, उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। लेकिन वही इसके मॉडल की सबसे बड़ी कमी हो गई, किसके, रदरफोर्ड, क्योंकि अगर फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कर रहे हैं, शो एक्सेलरेशन के चलते कोई भी चार्ज पार्टिकल रेडिएट करेगा क्या, एनर्जी, और वो स्पाइरल करके फॉल हो जाएगा न्यूक्लियस में। तो स्टेबल नहीं है कौन, एटम एज अ स्ट्रक्चर। तो नील्स बोर ने कहा कि वो ऐसे वैसे सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं, ठीक है। और उन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में सेकेंड स्टेटमेंट में उसने कहा कि दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, ठीक है। फिर न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। रेडी रहना, संडे जो एक्स्ट्रा क्लास होगी सुबह रख ले, क्योंकि टेस्ट तो 11 बजे ना, नहीं नहीं मैंने ग्रुप में तो ऐसा डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। सुबह रख लें क्लास, बताओ